हाँ, तो हम अपने पहले पॉडकास्ट को लेकर आ चुके हैं, हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव विद जोरावर सिंह के अंदर। आई होप कि आपने ट्रेलर सुन लिया होगा, और नहीं सुन लिया हो तो आप बिल्कुल उसको जाके सुने, ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए कि हम किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये जो हमारा पॉडकास्ट है, वैसे ये सोशल डोमेन के लिए है, और हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएँ। और इसके लिए जो सबसे हमारी टारगेट ऑडियंस है वो है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स के अंदर बदलाव नहीं आएंगे तब तक हमारी सोसाइटी में बदलाव आ पाएंगे, ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, उनके लिए हमारा अलग सेगमेंट है। बट यहाँ पे ये पूरा डेडिकेटेड है, ये पूरा जो सीज़न 1 है वो हमने स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 एपिसोड की बात किया था कि हम 8 एपिसोड लेके आने वाले हैं, उसका फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड बेसिकली पर्सपेक्टिव को लेकर जो है वो हमारा पॉइंट है प्लानिंग। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्लानिंग पे बात करेंगे कि एक स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और हम उसको लेके क्या प्लान आउट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे साथ में 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हों तो मैं उनको प्लान आउट करने में हेल्प करूँ कि वो कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 यंग स्टूडेंट्स हैं। पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम है नितिक कुमावत, और ये बी फार्मेसी सेकेंड ईयर के अंदर हैं। और उनसे भी यंग एक और स्टूडेंट हैं जिनका नाम है प्रदीप शर्मा, वो बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आई थिंक शायद प्रदीप से हमको ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेगा, क्योंकि नितिक को क्योंकि सेकेंड ईयर है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जान चुका है ऑलरेडी। बट प्रदीप जो है वो अभी रिसेंटली अभी उसने ज्वाइन ही किया है। आई थिंक उस अभी फर्स्ट ईयर के उसके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। तो ट्वेल्थ के बारे में और अभी के बारे में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके बारे में प्रदीप हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, और रिसेंट डेटा जो है वो दे पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नितिक अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, देन हम प्रदीप के पास जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिक कुमावत है एंड माय फर्स्ट ईयर इज़ कंप्लीटेड एंड सेकेंड ईयर इज़ गोइंग ऑन। और जो बी फार्मेसी प्रोफेशनल कोर्स है, और ये प्रोफेशनल कोर्स टोटल 4 ईयर का होता है, और इसके अंदर अभी सेकेंड ईयर चल रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं वी फार्मा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी एडमिशन लिया है और मेरे को नहीं पता है अभी इतना वी फार्मा के बारे में। तो हाँ, तो आई थिंक दोनों ने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी इनसे और सारा डेटा हम निकलवाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैं बताना चाह रहा था, बस ये है कि स्पॉटिफाई हमको बैन ना कर दे कि ये दोनों जो स्टूडेंट हैं वो स्पॉटिफाई में फीचर होने आए हैं और इनके पास में अभी तक स्पॉटिफाई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपना स्पॉटिफाई जरूर डाउनलोड कर लें। आई होप कि कर लेंगे ये, है ना? कर लोगे? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्लान आउट करने वाला जो सेशन है। तो पहले तो प्रदीप से जानना चाहेंगे कि प्रदीप, आपको ट्वेल्थ में क्या आपका माइंडसेट था और अभी फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपका क्या माइंडसेट है? पहले उस पर थोड़ा सा बताएं कि क्या चेंज आया, आपको क्या लगता है एक सिंपल सा कि क्या चेंज आया? सर, मैं ट्वेल्थ में था तो मेरी जो आगे की प्लानिंग थी तो वो ये थी कि मैं आगे जाके बीटेक करूं और आगे का जो प्लान है उसको, जो मेरा गोल था उसको मैं परचीव करूं। तो सर मेरा क्या है कि मैंने जो दशा थी दूसरी थी और मैं दूसरी दिशा में, क्योंकि जब बी फार्मा के बारे में मैंने सुना और यहाँ पे जो देखा आया, तो एक जैसे स्टूडेंट आता है उसको समस्या आती है, उसी प्रकार मेरे को भी समस्या थोड़ी थोड़ी आई और अब भी चल रही हैं, जिससे आप मेरे को थोड़ा बहुत हिंट दे सकें। इससे मैं आपके पास आया, क्वेश्चन लेके आया अपना, जिससे कि मेरे को हिंट मिलेगी तो मैं आने वाले अपने फ्यूचर में अपनी जो भी गलती हैं उनको सुधार कर और आगे बढ़ूँ। चलो, बहुत अच्छे प्रदीप। वैसे आपने जो लास्ट पॉइंट था वो पहले उठा दिया कि जो जो आपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़ थी प्रदीप के बारे में कि हमारी कुछ वेबसाइट्स थी, उसमें से एक जो वेबसाइट है capful.in करके, जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो कुछ टाइम के लिए हमने होल्ड पे डाल दिया था क्योंकि हम बुक वगैरह पे काम कर रहे थे। हमारी रिसेंटली अभी दिसंबर में बुक आई थी। बट प्रदीप से जब मैंने बात किया और उसके कुछ प्रॉब्लम्स मैंने जाने, तो मुझे लगा कि उस वेबसाइट को भी कंटिन्यू करना चाहिए। बुक वगैरह तो चलता रहेगा, लेकिन वो कंटेंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रदीप को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसकी वजह से जो है हमारा वो जो वेबसाइट वाला काम था वो ग्रो किया, और हमने उसको फिर उसके बाद में कभी होल्ड पे नहीं डाला। और अभी 3-4 महीने से वो बहुत अच्छे
रिजल्ट्स भी हमको आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें जुड़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नितिक से, कि नितिक क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और स्पेशली वो सेकंड ईयर तक का जो उनका कॉलेज का एक्सपीरियंस है उसको भी जरूर इंक्लूड करेंगे एक बार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब हम 12th पास आउट करते हैं उसके बाद के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं कि हमें किस में जाना है किस में नहीं जाना है। बट हम उनमें से एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं, या तो अपन कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं विद 12th, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्स होती हैं नीट की, आईआईटीज़ की, उनमें अपन बिजी हो जाते हैं। उनके अंदर अपने पास दो प्लान होने चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी। सबसे पहले ये है कि अगर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर सिलेक्शन नहीं हुए तो अपन सेम प्रोफेशनल कोर्स कौन सा चूज़ करें, तो ये होना चाहिए। तो मैं अब बी फार्मेसी के अंदर बताना चाहूँगा आपको कि एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है एंड इसके अंदर हमको बहुत ही स्कोप्स देखने को मिलेंगे। जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर एंट्री लेते हैं, हम आते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं रहता कितने सेमेस्टर हैं, कितने सब्जेक्ट चलते हैं, इसमें पर्टिकुलर किसकी स्टडी होती है। देन आफ्टर कुछ समय के बाद के अंदर हमें इसके अंदर बहुत चीज़ें मिलती हैं। अपन को स्कोप का पता चलता है, कितने स्कोप हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और धीरे धीरे जैसे कि इसमें अपन फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जाते हैं तो हर एक नया नया एक्सपीरियंस मिलता रहता है अपन को। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि हर ईयर के अंदर एक अपना जो एक्सपीरियंस हो कंप्लीट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के बाद में और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद में और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाती है तब इसके अंदर अपने पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कैरियर के अंदर कि पर्टिकुलर किस फील्ड में अपन अपना कैरियर बनाएंगे, वो भी एक फार्मेसी के रिगार्डिंग। और फार्मेसी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ब्रॉड है, इसमें बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो साइंस का स्टूडेंट है, जिससे मतलब जो चाहता है कि मैं आगे जाके अलग अलग चीज़ों में अपना इंटरेस्ट शो करूँ, तो उसके लिए मैं प्रीफर करना चाहूँगा कि बी फार्मेसी इज़ ए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये नितिक से यही है कि पहले आप एक चीज़ और बताएं अपने बारे में, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे होंगे वो थोड़ा सा इसमें और डीप में जाना चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है। तो आपके जो फैमिली है उसमें जॉब वाले ज़्यादा हैं या फिर बिजनेस फैमिली से आप आते हैं? देखिए, जो मेरी फैमिली है उसके अंदर मैं डिवाइड करना चाहूँगा दो सेक्टर में। 50% है वो बिजनेस में है, 50% है वो एजुकेशन में है। तो मैं इन दोनों से कोरिलेटेड हूँ। तो इससे तो मुझे लग रहा है कि एक नई समस्या आपको जरूर फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि आधे लोग कुछ और बोल रहे होंगे, आधे लोग एक अलग तरह से आपको गाइड कर रहे होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेस वाले और सर्विस वाले दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, तो दोनों अलग तरह से देखते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर हमारा शो भी है, मतलब पर्सपेक्टिव को लेके, तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम जरूर मुझे लगता है इसने फेस किया होगा। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि बी फार्मेसी करना चाहिए। तो इसमें मेन चीज़ ये है ना कि 50% मैंने बताया कि दो सेक्टर में डिवाइड है, बिजनेस में भी है और जॉब के अंदर भी है। बट अपन जो फर्दर चलते हैं, फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन चलते हैं, तो अपन जॉब के बाद में बिजनेस कर सकते हैं कि इन दोनों को अपन मिला के एक लाइन के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर अपना का एक जॉब भी अपन कर सकते हैं और एक मतलब उसी जॉब और जो अपन ने एजुकेशन गेट की है उसके थ्रू अपन बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फार्मेसी है वो एक ऐसा है कि इसमें आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस तभी जाके सक्सेसफुल होएगा जब आपने एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हो या आपके पास एक जॉब का एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया हो या इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई अच्छी पोस्ट है। तो फर्दर आप फ्यूचर के अंदर आप अपनी कंपनीज हैं, अपनी एजेंसीज हैं, मैनी थिंग्स यू कैन स्टार्ट इन बिजनेस। साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रिसेंटली बुक आई थी ट्रू स्पार्क्स गिव यू अ न्यू बर्थ, उसके अंदर नितिक का नाम मेंशन था, क्योंकि नितिक ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो बुक के रिगार्डिंग दिया था। प्रदीप ने भी अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो वेबसाइट के रिगार्डिंग दिया था, और फिर दोनों ने मिलके मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प किया कि हम मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम गेन कर लेते हैं, अपनी लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जो भी स्टूडेंट लेवल है उनका क्या प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को लेके आना चाहिए। और आपने कॉन्फिडेंस भी देख लिया होगा, काफ़ी अच्छे से मतलब अपनी चीज़ प्रेजेंट कर पा रहे हैं आपके सामने। जबकि जितने भी स्पीकर्स आते हैं अलग अलग हमारे वेबिनार्स में भी आते हैं, तो वो तो खैर बोल ही लेते हैं क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारी जगह बोलते हैं, स्टेज फियर उनके अंदर नहीं होता है, कैमरा वगैरह वो सब फेस कर लेते हैं, चाहे हमारी यूट्यूब वीडियोज़ हो कोई भी हो। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए अपनी चीज़ों को सही वे में रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आई होप कि इनका वैसे तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बट इस पॉडकास्ट के बाद में इनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा और ये हमेशा एंथुजियास्टिक या मोटिवेटेड रहेंगे कहीं पे भी अपनी बात रखने के लिए। तो काफ़ी देर से प्रदीप चुप है हालांकि हंसता बहुत रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा जूनियर महसूस कर रहा है और सोच रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स अपने रखने चाहिए। तो जैसा अभी नितिक ने बताया, तो अभी उस बात पे नहीं जाना चाहूँ क्योंकि नितिक ने काफ़ी कुछ उसको एलेबोरेट कर दिया है। आपको क्या मतलब रिसेंटली क्या ऐसी दो चार चीज़ें हैं प्रॉब्लम जो आपको आती है कि क्या आपको मतलब कि पढ़ाई के रिगार्डिंग तो आ ही रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि चेंजेस हो जाता है सिलेबस में, क्योंकि 12वीं का और क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें कुछ चीज़ें गाइड करनी पड़ती है। तो पहले आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जॉब में है, बिजनेस में है, किस तरह के बैकग्राउंड में है, या जैसे नितिक ने बताया परसेंटेज वाला था, दो कैटेगरीज डिवाइड, तो वैसा कुछ है तो बता। मेरा जो बैकग्राउंड है तो वो वैसे तो जॉब में है। तो एक लाइन बन जाती है कि जो व्यक्ति जॉब में होता है तो उसको जॉब ही लाइन दी जाती है। जैसे कि घर वाले बताते हैं तो उनका यही होता है कि आप जॉब के लिए तैयारी करें आगे जाकर। तो इससे मैं हटकर सोचने लगा हूँ कि जॉब तो मेरे घर में है ही, पर मैं चाहता हूँ कि जॉब की जगह मैं बिजनेस आगे जाकर रखूँ। पर जब मैं 12th में था तो हर तरह की समस्या आती हैं। जब घर वालों से पूछते हैं अपन कि किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यही सलूशन दिया कि आप जॉब की तैयारी करो, आगे आप जैसी डिग्री करके और जॉब की तैयारी कर लो। पर मेरा ये माइंड सेट था कि मैं जॉब ना करके मैं एक बिजनेस के आगे क्षेत्र में बढ़ूँ। और मैं जब 12th में घर से निकल के आया और जब मैंने बी फार्मा में एडमिशन लिया तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि अपन ऐसे हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको सबसे पहले इंग्लिश की बहुत समस्या होती है, जो कि मेरे को भी आई थोड़ी बहुत समस्या। तो धीरे धीरे मैंने उस पर एक मेंशन किया, धीरे धीरे उस पर फोकस डाला, तो मैं धीरे धीरे उसमें सुधार करने लग गया। और कई तरीके की समस्या आती हैं जो कि हमें अपने आप से लड़कर भी जीतनी पड़ती हैं और सामने वाले से भी। तो यही है कि मेरा जो घर वालों का माइंड सेट था मैं दूर उससे दूर दूर जाकर अपना अगल माइंड सेट से चल रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा, इन्होंने भी ब्रीफ कर दिया। और एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए अपनी चीज़ों को सही से ब्रीफ करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ ताकि आप इनके बारे में दोनों के बारे में जान पाएँ। नितिक जो है वो पहले नीट की तैयारी कर चुका है और इसने अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और चूँकि उसकी वजह से इसका जो बी फार्मेसी के अंदर इसको कुछ काफ़ी सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। उसके बाद में प्रदीप जो है वो मतलब इसका काफ़ी हद तक जो जुनून था वो क्रिकेट को लेके था, और कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उसने भी इसको फ्यूचर किया था। बट किसी वजह से, चाहे वो क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जॉब का इश्यूज़ रहता है या फिर लोग शुरू से ही फैमिली बोलती है कि जॉब की तैयारी करें, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। हर व्यक्ति को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जिसको वो डिज़र्व करता है। बट ठीक है, बच्चों ने जो भी अभी अपना जो भी लाइन लिया है उसके अंदर वो ग्रोथ करेंगे और उसके अंदर वो काफ़ी सारा मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भी बहुत सारा जो है इनका हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे बुक के थ्रू हो, चाहे वेबसाइट के थ्रू हो, पॉडकास्ट हो। ये पॉडकास्ट बनाने का एक्चुअली रीज़न भी ये था कि दो बच्चों के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो इस प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ पॉइंट्स तो हमारे निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पूरा जो प्रॉब्लम है उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसा कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में पॉइंट में डिस्कस करते हैं हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो हमारा यूट्यूब हो या वेबसाइट के थ्रू हो। तो जब तक हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन लाना तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, हम बोलते हैं बहुत दूर की बात है। तो अभी जो है हम प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। तो चूँकि हमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स पता लग गए हैं तो उसको हम कॉन्कर करना चाहेंगे। तो कॉन्कर करने के लिए कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। इस एपिसोड पे या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कभी भी डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को या किसी वर्किंग प्रोफेशनल को ये नहीं बोलते हैं कि आप डायरेक्टली जाओ, हमने एक फॉर्मेट बनाया उसको फॉलो करो और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो हमसे पहले बहुत सारी बुक्स आ चुकी है ना, नितिक बुक पढ़ता रहता है, तो ऐसी बहुत सारी बुक आ चुकी है और ऐसा वो होता तो बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं हम लोग। लेकिन हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, हमने भी अपनी लाइफ में सीखा, आप लोग भी अपनी लाइफ में सीख रहे होंगे। बहुत सारे में प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली चल भी रही होगी, कुछ लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत कॉन्कर कर लिया है प्रॉब्लम्स को, कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक उसको आइडेंटिफाई करके प्लानिंग करके उसका एग्जीक्यूशन में चले जा चुके हैं,
और कुछ अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो अभी हम प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो है, अगर मैं बात करूं कि हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों ने भी अपना अपना कोई टाइम टेबल बनाया होगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा शेयर करें टाइम कि क्या टाइम टेबल है, और जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, तो हमेशा होता है कि मोटिवेट हो जाते हैं और रात को एक टाइम टेबल बनाते हैं कि अगले दिन से मैं फॉलो करूँगा, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिसकी वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? तो कोई भी एक एक पॉइंट आप दोनों बताएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कॉलेज लाइफ में। देखो, इससे पहले स्कूल लाइफ की अगर एक पॉइंट की बात करें, उसमें अपना ऑटोमेटिक फिक्स रहता है। स्कूल गए, वहाँ पर आए, होमवर्क किया, वर्क किया, तो अपना पूरा दिन निकल जाता है। बट जब अपन कॉलेज के अंदर बात करें तो सबसे फेस चीज़ सभी स्टूडेंट्स की रहती है कि अपने पास बहुत टाइम है। क्योंकि वो अपन को दिखता कम, करने के लिए बहुत कुछ कम दिखता है। इधर बहुत कम दिखता है अपन को कुछ हॉस्टल करने का के लिए। इम्पैक्ट पड़ता है, हॉस्टल का, क्योंकि घर से दूर हो आप। हॉस्टल का इम्पैक्ट रहता है उसके अंदर कि अपन घर से दूर हैं और अपन को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, बट अपने पास वो टाइम रहता नहीं है। टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है और उसके अंदर अपना जो टाइम टेबल है वो अपन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है कि अपन को एक खुद का शेड्यूल फिक्स करना चाहिए, जिसके अंदर अपन उनके अंदर जो हैबिट्स हैं, जो दिन की डेली हैबिट्स हैं, डेली रूटीन है, वो अपन ऐड करें। और जो चीज़ अपने से नहीं हो रही है तो उसके लिए धीरे धीरे एफर्ट करें, क्योंकि एफर्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर अपन पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं ना किसी मैटर के अंदर, तो उसके लिए सबसे की पॉइंट ये है कि सबसे पहले सेल्फ वर्क करना चाहिए, खुद को खुद पे काम करना चाहिए। उसके बाद में अपन उसको चेंज कर सकते हैं, जो टाइम टेबल हो चाहे वो रूटीन हो। चलो, नितिक ने काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन इसने ना यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब मैं अब नहीं बोलूँगा कि डिस्कवर किए हैं, यहाँ पे इसने वो 3 पॉइंट बता दिए जो मुझे लगता है कि इसने शायद वर्कआउट कर चुका है, क्योंकि बिना वर्कआउट करने बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे इसने पहला पॉइंट जो बोला, वो बोला कि हमें अपना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना चाहिए, मतलब वो जो मुझे सूटेबल करता है। हो सकता है कि मेरा अलग रूटीन है, प्रदीप का अलग रूटीन होगा, नितिक का अलग रूटीन है, और कई बार जो है मैं लेट नाइट तक अपने वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और जनरली मुझे शौक, हम बोल सकते हैं कि शौक है कि 12-1 बजे के बाद में अपलोड करने का। तो वो जो है, तो सबका टाइम टेबल अलग होता है। कुछ लोग 10 बजे सो जाते हैं, और मेरा वर्किंग जो है 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। मुझे मज़ा आता है 10 से 2 में जो काम करना है, ये सेगमेंट मुझे टाइम जो है वो अच्छा लगता है। ये स्लॉट मेरे लिए मतलब बेस्ट भी मैं बोल सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसमें एनर्जेटिक रहता है मेरा माहौल, और जो है हम काफ़ी अच्छा आउटपुट दे पाते हैं। तो एक तो बहुत ही सही इन्होंने बोला कि हमें अपना स्पेसिफिक शेड्यूल जो है ना वो बना लेना चाहिए, जबकि इसके लिए आप कहीं और से रेफरेंस ले सकते हो कि कैसा होता है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। कई बार मैंने देखा यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपना टाइम टेबल शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उसको कैसे फॉलो करना है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बना लिया, फॉलो नहीं किया, तो बनाने में जो 2 घंटा लगा वो खराब हो गया। तो वहाँ पे उसको फॉलो करने के लिए आपको उसको 1-2 दिन फॉलो करके देखो। मैं यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर करता जाऊँगा ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। और फॉलो करने के लिए आप क्या करो, उसको 2-3 या 3 दिन ट्रायल पे रखो। अब यहाँ से हमारी इंजीनियरिंग बाहर निकल रही है। तो इंजीनियर्स बेसिकली करते हैं, जो भी मशीन्स पे काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रायल पे रखते हैं। तो वैसे ही हम कुछ कर सकते हैं, हम भी एक ह्यूमन मशीन ही है, तो हम लोग उसको ट्रायल पे रख सकते हैं 2 दिन के लिए, कि हम देखें, फिर नोट डाउन करें कि हमने शेड्यूल में क्या बनाया, टाइम टेबल में क्या बनाया, और हम एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो उसको हम कॉन्कर करें। उसके बाद में कुछ हमें एडजस्टमेंट करने पड़े तो हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस टेक्निक में क्या होता है। बेसिकली 4 फंडामेंटल चीज़ होती है। पहले आप कोई भी चीज़ प्लान करो, सेकंड चीज़ आप उसको इम्प्लीमेंट करो, थर्ड स्टेप में आप उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल का मतलब आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसका जो रीडिंग्स वगैरह लिया, कुछ आपने वो लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना % एफिशिएंसी आ रहा है, कितना आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और फोर्थ पॉइंट आता है चेंजिंग। आपको जितना लगा उसमें आप जो चेंज कर सकते हो, जो चीज़ नहीं सेट सूटेबल है उसको आप चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो। तो जैसे आप मॉडिफाई करोगे तो आपका फोर्थ स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आप जो है प्लान करके फिर से इम्प्लीमेंट करो, फिर से कंट्रोल करो, फिर से उसको चेंज करो। तो ऐसे आप 4-4 के स्टेप में जैसे साइकिल चलते जाएगा, वैसे आप उसमें एक्सपीरियंस होते जाओगे। और कुछ टाइम के बाद में आप जो है उस चीज़ को जो आप बोल रहे हो कि टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते, या मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो टाइम टेबल वाली बात आ गई, तो टाइम टेबल के बाद हम प्रदीप से पूछना चाहेंगे कि टाइम टेबल बना लिया आपने, आप उसको कर भी सकते हो,
तो मैंने एक जगह सुना था कि बच्चे बोलते हैं कि टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कई बार मन करता है कि नहीं करें। उसके वजह का क्या रीज़न है? सर मैं टाइम टेबल के मुताबिक ये बताना चाहूँगा कि टाइम टेबल के लिए सबसे ज़्यादा होता है हमारा माइंड सेट। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा, तो मैं इस समस्या से खुद गुजर चुका हूँ कि जब मैं रात को ये सोचता हूँ कि ये काम मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं खुद सोचता हूँ कि टाइम टेबल बनाते हैं। और जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसमें 1.5-2 घंटे अपना खर्च करके और टाइम टेबल बना के और बोर्ड पे चिपका देते हैं, और अपना एक माइंड सेट हो जाता है कि ये काम हम कल से पक्का कर लेंगे, और कल के लिए रेडी हो जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। और जब सुबह खड़े होते हैं, उस टाइम टेबल की बारी आती है और जब वो समय आता है कि हमें बैठना चाहिए अब कुर्सी पे, तो हमारा माइंड कहता है कि 5 मिनट और रुक जाओ, बस 5 मिनट रुकने के बाद हम ये काम करेंगे। और जब 5 मिनट हम रुकते हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम फिर आ जाता है जिससे माइंड 15 मिनट के लिए और इधर उधर पटक देता है। तो धीरे धीरे यही है कि इससे हमारा जो टाइम टेबल है वो हम वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि कई कई बार ऐसा नहीं लगता कि मैं तो रूम में अकेला हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है, सो जाते हैं, ऐसा लगता है? कई बार ऐसा होता है कि सर हम अपने आप पे हंसी आती है, अपने आप को ही मारने का मन करता है कि हम एक तरह से ऐसे पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं कि टाइम टेबल बना लिया। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, आज से कम मैंने ज़्यादा नहीं तो 50-60 तो टाइम टेबल बनाए होंगे और फाड़े होंगे। मेरे घर वालों ये कहते थे कि कितना टाइम टेबल बनाता है, कितना फाड़ता है, कभी इसको फॉलो किया है तूने? तो मैंने आज तक ये समस्याओं से बहुत आया। जब मैं इस समस्या के धीरे धीरे सैल्यूशन पे गया और जब मैंने वीडियो देखी और सर से भी डिस्कशन किया इसके बारे में, तो यही लग रहा कि जो भी अपनी समस्याएं उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उनको अपने सामने एक पर्ची पर लिखकर हम धीरे धीरे उस सैल्यूशन को जा सकते हैं, उस काम कर सकते हैं। नितिक, आपके साथ में प्रॉब्लम आता होगा, तो आप उसको कैसे कॉन्कर करते हो? टाइम टेबल का तो ये है कि जैसे सुबह मैं उठता हूँ, उठने के बाद के अंदर जब अपन कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के अंदर लेक्चर अटेंड करके आते हैं, तब एक ऑटोमेटिक दिमाग में माइंड सेट हो जाता है कि आज अपन को ये काम करना होता है। कई बार क्या है, उन चीज़ों को अपन लिखते हैं। मैं तो मेरा बताऊँ आपको पर्सनली, तो मैं कई बार उन चीज़ों को लिख लेता हूँ कि आज अपन को ये काम करना है, और कई बार ऑटोमेटिक मैं नहीं लिखता तो वो ऑटोमेटिक टाइम शेड्यूल में फिक्स हो जाता है। मेरा मेन चीज़ ये है कि टाइम टेबल पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम करना है अपन को दिन में वो तो पूरा पूरा दिमाग में रखो, वो करना ही है। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी। हालांकि मैंने भी अपने टाइम पे फील किया था अपने कॉलेज टाइम में, लेकिन वो बात जो है अभी 7-8 साल पुरानी हो गई है तो पता नहीं अब कितना चेंज आया होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हम कॉलेज जाते हैं तो शुरू से लेके हमारा एक वो टाइम टेबल रूटीन हो जाता है कि 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, या जो भी हमारा टाइम होता है उसका में कुछ लेक्चर्स होते हैं, कुछ लैब्स होती है, तो हम ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक का हमारा टाइम शेड्यूल होता है। तो उसके बाद में चीज़ों को फॉलो करना थोड़ा सा ईजी लगता है, मतलब मुझे जो लगता था। और जिस दिन हम एब्सेंट हो जाते हैं किसी वजह से, हम अपने पर्सनल किसी काम की वजह से, तो उस दिन उसको करना थोड़ा ज़्यादा कठिन लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था। आपको भी ऐसा लगता है कि जिस दिन हम जाते हैं उस दिन फॉलो करना इजी होता है, और जिस दिन नहीं जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं किसी वजह से, उस दिन फॉलो करना ज़्यादा मुश्किल होता है? तो शुरू से कुछ गड़बड़ हो जाता है क्या इसमें? देखिए, मेरा पर्सनली आपको बताऊं, जैसे कि अपन कंटिन्यू कॉलेज आ रहे हैं, रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं, तो कॉलेज में सबसे मेन पॉइंट कंटेंट पे डिपेंड रहता है। कई बार क्या प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, असाइनमेंट है, तो उनके अंदर बहुत बिजी हो जाते हैं, तो दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि अपन को बहुत ही कम वर्कलोड रहता है, तो अपन उसमें से टाइम निकाल के वेब सीरीज़ देखने लग जाते हैं, गेम खेलने लग जाते हैं, मतलब अदर बहुत से काम होते हैं। तो कंटेंट भी मैटर करता है। जब अपन बीच में अगर एब्सेंट हैं, इरेगुलर हो गए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए किसी पर्टिकुलर रीज़न से, तब उसके अंदर हाँ टेंशन रहती है, थोड़ा वर्कलोड भी रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा अपना मतलब डिस्टर्बेंस आ गया। बट उसको अपन चेंज कर सकते हैं कि वो अगर 2 दिन अगर अपन एब्सेंट रहे, तो अपन को सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि अपना कितना कंटेंट लॉस हुआ और उसको अपन कितने टाइम पीरियड में कवर कर सकते हैं। अगर मान लो मैं 2 दिन एब्सेंट हुआ और जो टोटल कॉलेज का कंटेंट है वो ऐसा है कि मैं उसको 6 घंटे में मैं सही कर सकता हूँ, तो उसमें 6 घंटे में वो रिकवर कर लूँगा। और साथ में ना, मतलब ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा क्वेश्चन जो था ना वो बेसिकली ये था स्पेसिफिक कि आप जैसे कल कॉलेज गए, तो आप जो उसके बाद का जो टाइम टेबल, यानी जो आपके हॉस्टल का टाइम टेबल है, जो आप जो रूटीन की बात कर रहे थे, तो उसको फॉलो करना इजी रहता है, या फिर जैसे आप नेक्स्ट डे अगर आज जैसे नहीं गए, आप कॉलेज एब्सेंट हो गए, तो आज के दिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कुछ वेरिएशन आता है, या फिर बिल्कुल
गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग वाला जो सेशन है वो वैसे ही चल रहा है, और जिस दिन नहीं गए उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ वेरिएशन आता है या कुछ डिफरेंस रहता है? वेरिएशन सिर्फ इतना रहता है कि कॉलेज कंटेंट का रहता है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं रहता उसके अंदर। ये कॉलेज के अंदर अपन एक दिन अपसेंट हो गए तो उसमें पूरे दिन के अंदर कॉलेज का क्या कंटेंट है तो उसमें अपन को थोड़ा सा रहता है, बाकी शेड्यूल और सारा जो शेड्यूल होता है वो फिक्स रहता है, कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यही एक क्लैरिटी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैंने जो पहले बताया कि मुझे यही होता था, मुझे स्पेसिफिकली होता था कि जिस दिन मैं कॉलेज जाऊंगा तो 2-2:30 बजे तक मेरा फ्लो बन जाता था, तो फिर मैं घर आके पढ़ाई कर लेता था, नोट्स बना लेता था अपना, और मतलब मूवी वगैरह, उस समय टीवी हम लोग देखते थे, मोबाइल वगैरह इतना होता नहीं था तो टीवी हम लोग देख लेते थे, तो उस समय फ्लो बना होता था। और जिस दिन किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से हमने छुट्टी लिया, एब्सेंट हुए, उसके बाद में फिर वो पूरा दिन हमारा चला जाता था। हमें पहले से पता, उसमें पता होता था कि आज पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो आज हम फुल टीवी देखेंगे या फिर कुछ गेम्स वगैरह खेल लेते थे। अच्छा, अभी जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया उसका भी इम्पैक्ट लगता है प्रदीप के, क्योंकि आप तो क्रिकेट खेल चुके हो, तो 12th से पहले जब आपने क्रिकेट खेला उस समय आपका पढ़ाई के अंदर क्या था, या फिर शेड्यूल पे जो बात करो, पढ़ाई पे तो नहीं बात करूँगा मैं बात करूँगा शेड्यूल पे, कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर पाते थे, उतना एक्टिव रहते थे, या अभी एक्टिव ज़्यादा हो, या कुछ कमी लगती है? हाँ सर, मैंने देखा है कि मैं जब 12th में था तो मैं जब खेलता था क्रिकेट वगैरह तो उसके साथ मेरा एक टाइम टेबल भी था, तो मैं उसको फॉलो कर लेता था। जब मैं अपनी स्कूल से आता था उसके बाद मैं रेस्ट करता और थोड़ी बहुत स्टडी करता, और जब शाम की टाइम में अपनी क्रिकेट खेलने के लिए निकलता तो क्रिकेट खेल के एक अपने आप को एक अच्छा फील होता, और उसके बाद मैं अपना खाना वगैरह करके और फिर से मैं एक अपना जो भी टाइम टेबल था उसको पूरा करके और रहता था, मतलब पूरा हो जाता था। चलो, मतलब काफ़ी सारा हमारा यहाँ पे टॉपिक को लेके डिस्कस हो चुका है, और काफ़ी सारे हम पॉइंट्स ले भी चुके हैं। अभी यहाँ पे एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज सबको देना चाहता हूँ, कि जितने भी पेरेंट्स, वैसे स्पॉटिफाई मुझे लगता नहीं कि पेरेंट्स कितने सुनते होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं या हमारा पॉडकास्ट कहीं से भी सुन रहे हो, तो प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स को ज़रूर मतलब इस तरह की चीज़ें कन्वे करें, ताकि वो भी आपसे इस वे में बात कर पाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर जगह मतलब कोई ना कोई गाइड या ट्रेनर आपके लिए रेडी होगा या फिर आपको बता पाएगा। जैसे नीतिक वगैरह, इनको हम बता देते हैं, हमें कुछ पूछना होता है तो हमारे भी कुछ सीनियर्स हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं, उनको भी कुछ पूछना होता है तो वो भी अपने सीनियर से बात कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि फैमिली में ही कोई बड़ा भाई या कई बार पेरेंट्स भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, पेरेंट्स भी कई जगह बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं। इवन वो इतना बता देते हैं कि बच्चों को लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल माहौल हमको मिल चुका है। तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे से अपना पूछ लें एक बार कि बाकी क्या करना चाहता है, या फिर अगर उसने कोई पॉइंट रख दिया, जैसे उसने बोला कि मुझे क्रिकेटर बनना है, हो सकता है उसका माइंडसेट जो है 2 साल बाद चेंज हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहें और अपना भी माइंडसेट बच्चे से कम मतलब मैच करने का कोशिश करें, और स्टूडेंट्स भी अपना माइंडसेट जो है एक बार अपने पेरेंट्स से मैच करने का कोशिश करें। देखो, जब तक दोनों जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट जो हैं दोनों के बीच में जब तक समन्वय बना रहेगा या फिर जो भी कंपेटेबिलिटी बनी रहेगी, तब तक दोनों अपने ड्रीम्स जो है अचीव कर पाएंगे। फैमिली के अपने ड्रीम्स हैं और एक्सपेक्टेशंस है बच्चों से, और बच्चों की अपनी, क्योंकि आगे की लाइफ उनकी डिपेंड करती है उनके करियर पे, या वो क्या चूज़ कर रहे हैं, कैसे अपना लाइफ जी रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और जैसे कई बार बात होती है कि इंडेक्स रिजल्ट्स आते हैं इंडिया के नेशनल लेवल पे, तो जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग आगे पीछे हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें सही से होगा तो ना सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। नितिक, इसमें कुछ पॉइंट अपना ऐड करना चाहो तो बता सकते हैं आप। इसमें मैं आप बताना चाहूँगा आप सभी को कि सबसे पहले तो ये है कि अपन बचपन से अपन ग्रोथ करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, उसके अंदर अपन बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। उसके बाद में जैसे अपन 10th पास आउट करते हैं तब एक फेज आता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। 12th के बाद एक पॉइंट आउट होता है कि अब इसके अंदर कौन सा सेक्टर लें। फिर कॉलेज के टाइम पर भी अपने पास एक पॉइंट आता है कि कौन सा प्रोफेशनल कोर्स अपन करें। ये चीज़ें तो सिस्टमेटिक चलती रहती हैं, प्रॉब्लम सभी की आती हैं, बट एक होता है फैमिली और स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अपनी लाइफ के अंदर कोई भी स्टूडेंट हो, अपनी लाइफ के अंदर डेली का मोमेंट या अपनी हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, कि पेरेंट्स को सबको बताना चाहिए, एक खुली किताब की तरह रहो पेरेंट्स के सामने।
और उनको पेरेंट्स, आप इतने एफर्ट करो कि पेरेंट्स आपको समझें। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, एजुकेटेड हैं तो वो उनका जो पर्पज़ है समझाने का, कोई भी पॉइंट को लेके, पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, वो एक अलग वे में रहेगा। जो अनएजुकेटेड है उनका भी वो एक अलग वे में रहेगा। दोनों की लैंग्वेज वो डिफरेंस रहेगी, बट उनका जो मेन पर्पज होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए, वो बहुत ही सेम रहता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड रहते हैं। वो दोनों जो पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, वो अपने बच्चों के लिए उतना ही करते हैं, पूरा एफर्ट करते हैं और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स को सब कुछ दें, इन द सेंस कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट से आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो कीजिए। और उसके बाद के अंदर आपको भी रिफ्लेक्ट बैक अपने पेरेंट्स से मिलता है। और पेरेंट्स का एक स्टूडेंट के साथ बहुत ही ये रहता है कि इसमें आप सक्सेसफुल है तो उसके अंदर पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ होता है। विदाउट पेरेंट्स कुछ भी नहीं है। और उनको अपना सेक्टर में लेके आइए। आप कुछ भी कर रहे हो तो हर चीज़ में पेरेंट्स को इंक्लूड कीजिए आप। ऐसे नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आ गया आपने मोबाइल फ़ोन से तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, बट उनसे आप कुछ भी गेट नहीं कर सकते। एक प्रायोरिटी होती है, जो पॉइंट होता है वो पेरेंट्स का होता है, उसके बाद में अपन उसको एलोबरेट कर सकते हैं अदर हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी मेरे को लगता है कि मतलब जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि अगर आपके पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं तब तो वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करा ही देंगे। लेकिन मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि मतलब जो पेरेंट्स थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं या मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं जा पाए किसी भी वजह से, क्योंकि पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ करता था, और चाहे फाइनेंशियली बोल लो चाहे फैमिली कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर वो अपना किसी वजह से ग्रेजुएशन तक नहीं जा पाए, बट फिर भी कई बार मैंने ऐसे लोगों से बात किया है, उनका माइंडसेट क्लैरिटी इतना ज़्यादा होता है कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो कभी कभी एजुकेटेड पेरेंट्स से भी वो ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मतलब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो पेरेंट्स का क्लैरिटी बहुत सही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स भी कई बार प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो मतलब या तो वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, या कैसे इंटरेक्ट करना है किसी से, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, या फिर वो कई बार ऐसी धारणा बना ही लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरी बात नहीं मानेंगे, जबकि आपको अपना पॉइंट रखना ज़रूरी है। और एक पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ पे और मैं मेंशन कर दूँ कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पूरी दुनिया में वो आपकी फैमिली है। तो अगर आपको उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ रहा है ना, तो आप बिल्कुल करें। मतलब ये ना सोचेंगे अरे मैंने ये कर दिया तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, या मैं अपना वो कैरियर में वो नहीं कर पाया जो मेरे फैमिली की वजह से जो मैं करना। कैरियर जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं। आज हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉलेज में थे हमें पता, मतलब मुझे लगता नहीं पॉडकास्ट होता था, रेडियो वेडियो जरूर सुना था। ये नए ज़माने का रेडियो है। उस टाइम कितना हाँ, यूट्यूब का थोड़ा सा फिर कुछ समय बाद में क्रेज़ आया सोशल मीडिया आने के बाद में, और किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब लोग एक मतलब बिना वीडियो का पॉडकास्ट भी बनाने को सोच सकते हैं, और वो भी जब ऐसे स्पॉटिफाई जैसे मतलब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें वर्क करेंगे, तो कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कभी भी आप कोई नया कैरियर लाइन पकड़ सकते हैं और वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और अभी ट्रेंड मतलब बहुत रिसेंटली जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो चूंकि हम प्लानिंग में बात कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा पॉडकास्ट हमारे एंडिंग की तरफ है, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं। तो पहले हमने सबसे शुरू में हमने बात किया वो था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको एक बार हम आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद हम अपना शेड्यूल बना लें। वो पर डे का भी हो सकता है और हमारे फ्यूचर गोल्स को लेके भी हो सकता है, बस हमारे माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसके बाद में हम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हम देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको कंट्रोल करें, उसको चेंज करें, मॉडिफाई करें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। एक दो दिन के लिए हम ट्रायल पर डाल सकते हैं अपने शेड्यूल को, चाहे वो वन डे का शेड्यूल हो, चाहे हमारे गोल्स को लेके हो, या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी हम इसमें इंक्लूड करें, तो उसको लेके भी हो सकता है। अब क्या है कि अब आगे का जो भी हमारा प्लान है, जैसे अगर मैं बात करूँ प्रदीप की, अब प्रदीप जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रदीप आज ये डिसाइड कर ले कि 4 साल बाद इसको क्या करना है। हालांकि कुछ बच्चे कर लेते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड का इफेक्ट हो सकता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग पहले से मिली है, या जैसे नितिक जो है नीट की तैयारी करके आया है, तो नितिक के माइंड में मेडिकल लाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन चूंकि प्रदीप नहीं करके आया तो उसको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि शायद सेकेंड ईयर तक के एंडिंग में जाके उसको थोड़ा सा पता लगेगा कि मतलब वो मेडिकल लाइन में कितने सेक्टर हैं और कहाँ कहाँ पे उसका वो अप्रोच कर सकता है, और कौन से मतलब उसके लिए फेवरेबल रहेंगे, जिसमें मतलब एज अ पैशन वो काम कर पाएगा। क्योंकि अभी जो है पैशन वाला
जो है काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी तक हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो है ज़मीनी स्तर पर लोग अपने पैशन को समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, कि पैशन और प्रोफेशन को कैसे हम एक कर सकते हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रदीप, आपने तो अभी तक कोई सेक्टर वगैरह चूज़ नहीं किया होगा कि मेरे को किस सेक्टर में जाना है, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से आपका बेसिक चल रहा है ना, 12th जैसा कुछ, हाँ सर, ये है ना, तो बेसिक चल रहा है। तो उसके बारे में बताएंगे कितना डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक रेशो हमारे ऑडियंस को पता लगे कि मतलब 60% जो है कंटेंट जो है 12th का आता है या 70%, आपको क्या लगता है अंदाजे से? हाँ, 70% के करीब सर जो 10th की सब्जेक्ट का कोर्स होता है वही रखा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट जब वहाँ से आता है तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे कि फर्स्ट सीढ़ी होती है उस पर चढ़े, तो उसी प्रकार धीरे धीरे उनको कंटेंट बढ़ाया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर हमको पूरा दिया जाता है। तो मैं फ़िलहाल अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने देखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो 12th का सिलेबस था वही था, और जिस थोड़ा बहुत उठाया गया था, थोड़ा बहुत अच्छे किया था। तो इससे अब सेकंड सेमेस्टर में आया हूँ तो थोड़ा और ऊपर किया गया है। तो धीरे धीरे ये सिस्टम है सर कि 12th और बेसिक ही होता है। थोड़ा सा जैसे प्रदीप ने जो स्टार्टिंग में बताया था, तो उसको भी, उस पॉइंट को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। इंग्लिश वाला एक ऐसा प्रॉब्लम है, और आई थिंक शायद इंडिया में तो मतलब ऑलमोस्ट शायद हर बच्चे को आता होगा, खाली जो सीबीएसई से रिलेटेड बच्चे हैं उनको नहीं आता होगा। बाकी मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में फिर वो एक बड़ा तबका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ चला जाता है। उसके बाद में जो बच्चे बच जाते हैं वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। अब वहाँ पे सडनली 4 साल के अंदर उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, चाहे उन्होंने कुछ चीज़ें मतलब ना सुनी होती है, ना देखी होती है, ना उनको पता होता है उसके बारे में, फिर भी उसको 4 साल में वो लेना है, प्लस अपनी स्टडी के अंदर अच्छे ग्रेड्स भी लेके आने हैं। उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सबको प्रॉब्लम आ रहा है, बस आप लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया है। तो आपको लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम तो सिर्फ मुझे है, या जो आपको क्लासरूम में जो प्रॉब्लम आता है फैकल्टी से आप नहीं पूछ पाते उतना, तो आप अगर क्लासरूम में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप सर से टाइम ले लें, मैम से टाइम ले लें कि हमको एक प्रॉब्लम है, वो हमको पूछना है और ये पर्टिकुलर टॉपिक है। तो वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे देंगे, उस समय वो आपको बता सकते हैं। अगर आप पूरी क्लास के सामने नहीं पूछना चाहते हैं तो जो भी 2-4 स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हम ज़्यादा वीक हैं, तो वो उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में तो कंटेंट अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट में इतना वास्ट कंटेंट है, लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जाते कुछ और कंटेंट पर हैं और फिर धीरे धीरे यूट्यूब या किसी और कंटेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम आप दोनों को भी आता है? हाँ, जैसे कि ये कुछ अपन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे कर मतलब करते हैं। बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम विराट कोहली का हमने कोई देखो, स्टेटस देख लिया। सोशल मीडिया पे है कि जब अपन पर्टिकुलर कोई चीज़ खोलते हैं उसके साथ एक फ्री मिलती है अपन को, तो उसमें तो ऑटोमेटिक अपन डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फ्री का मतलब वहाँ पे डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है। तो मैक्सिमम तो प्रीफर ये करूँगा कि अपन कोई भी प्रॉब्लम है तो या तो अपन मेंटर से, पर्टिकुलर फैकल्टीज से या बुक से अपन करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बुक वाला मुझे भी लगता है। एक्चुअली बुक लिखने के पीछे रीज़न भी ये है कि, और यहाँ पे मतलब मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगा, मतलब बाकी तो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें, जो ऑडियो समरीज आप लोग सुनते हैं किसी बुक की, वो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि 10% के आसपास होता है। और चूंकि उसमें कुछ स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल लिए होते हैं, वो उसमें कंटेंट में नहीं होता है, तो आप पूरा बुक का जो थीम है वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उस बुक का जो रिजल्ट होता है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। तो आप जब भी किसी बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको फिजिकली मंगा के ही पढ़ें, या फिर अगर आप उसको किंडले वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको उसकी तरह पढ़ें, तो ताकि आपको पूरा कंटेंट मिले। एक बुक का जो हार्डली, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट या टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो 100 पेज से लेके वो 200 या 300 पेज तक ही होती है, और कॉस्ट भी कम होता है। जैसे हमारी बुक है वो करीब 190 रुपीज़ या 200 के आसपास मिल जाती है फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वो इजीली अवेलेबल होता है। तो उसको पढ़ के हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नितिक को मैंने 1-2 बुक दिया था, नितिक अपना थोड़ा सा बताएंगे एक्सपीरियंस। जैसे कि अपन बहुत सारी बुक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका कंटेंट रहता है, उनका जो मोटो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो अपन को खुद पे पहले फोकस करना है कि अपन किस मोटो के अंदर पर्टिकुलर बुक अपन वो करें। अगर अपन के अपने पास जो पर्टिकुलर है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बुक को अपन लें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ें।
तो उस बुक को अगर अपन पढ़ेंगे तो अपना जो पर्टिकुलर है वो एक तरह से जो जितनी भी क्लियरिटी आएगी अपन को, प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आएंगी। तो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू अगर अपन बुक पढ़ें तो कुछ नहीं। तो प्रदीप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी पॉडकास्ट या इस पे आने का। यूट्यूब चैनल तो है शायद आपका, है ना? यस। पहले वीडियो बनाते थे, हाँ। लेकिन अभी कम कर दिया है। तो अभी पॉडकास्ट वाला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? जी सर, मेरे को अच्छा लगा। इस पे अपने को फेस टू फेस बोलने का मौका मिल रहा है, और जब पहली बार बैठते हैं तो थोड़ी समस्या तो होती है बोलने में, कई कुछ से कुछ निकल जाता है, पर धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस आता जाएगा और करते जाएंगे। तो हमारे मेरे को अच्छा ऑडियंस में लगा। कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनका आप क्या कहना चाहते हैं, जो फर्स्ट ईयर या भी स्टार्टिंग फेज में अपने? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी पहले तो सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करो, और इससे जो भी आपकी समस्या है उसको आप सोल्यूशन पा सकते हो। और आपको जो भी समस्या आ रही है आप अपने टीचर या बड़े भाई या कोई भी फैकल्टी से आप अपना सोल्यूशन ले सकते हो। हाँ, तो अब मैं चाहूँगा कि नितिक जो है इसको कंक्लूड कर दें, और एक बार इनको क्या समझ में आया प्लानिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग तो अपना जो है फीडबैक अलग तरीके से देंगे, बट हम नितिक से पूछना चाहेंगे कि अभी जो करीब 40 मिनट का सेशन हो चुका है, तो इसमें नितिक को प्लानिंग के बारे में क्या समझ में आया और वो क्या ब्रीफ करना चाहता है स्टूडेंट्स को? देखिए सबसे पहले तो ये कि आज का अपना टॉपिक था हाउ टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। तो उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए मेन फोकस अपना यही है। अपन जब भी कुछ भी करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं, लेकिन उनको अपन को पॉइंट के अंदर सॉल्यूशन करना पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अपने जो पर्सपेक्टिव है तो वो एक सोसाइटी से डेवलप होता है कि उस चीज़ को कैसे अपन चेंज करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सोसाइटी, सबसे इम्पोर्टेंट होती है सोसाइटी। तो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर ये होता है कि अपन जो भी कुछ चीज़ कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होता है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अपना कोई भी मोटो है, कोई भी अपन काम कर रहे हैं, तो आप अपने खुद पे फोकस कीजिए। आप ऐसे मत समझिए कि आपके सराउंडिंग वाले हैं वो आपके लिए क्या करेंगे, आपका जो सराउंडिंग है वो आपके लिए क्या बोलेंगे। पर्सपेक्टिव तभी चेंज होएगा जब आप सोसाइटी को एक बार हटा के खुद पे फोकस करोगे। तो मेन चीज़ तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप सबसे पहले खुद पे फोकस करो अगर आपको कुछ भी चेंजमेंट करना है। ऐसे मत सोचो कि हमारे पास वाले मेरे को क्या बोलेंगे, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। तो उस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें उसके अंदर। तो चलिए, हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो दोनों स्टूडेंट का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि अपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया इन्होंने, और आगे भी ये पॉडकास्ट में आते रहेंगे। और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम प्लानिंग की बात किया। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।